दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं पहले। उसके बाद हम लोग गति के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण ये होता है कि अगर पृथ्वी के अगर सरफेस से अगर आप ऊपर जाएंगे, सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, और पृथ्वी के सरफेस से अगर नीचे जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी। कैसे, आपको समझाते हैं हम। समझना, सबसे पहले तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है हम लोग समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझते हैं हम लोग पहले गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण समझते हैं, जिसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन बोला जाता है। इस ग्रेविटी एक्सेलरेशन को पहले हम लोग समझते हैं। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर वेग में किसी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में परिवर्तन, देखो सबसे समझो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को ठीक से डिस्कस करेंगे, उसको ढंग से समझेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अभी हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल दो ब्रह्मांड में रखे हुए दो वस्तुएं जब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वहां पर आकर्षित करने में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे और ढंग से हम लोग हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की हर बात को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। जब गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक होगा तो हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वेग में परिवर्तन होता है, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और समझिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसे जी से लिखा जाता है, इसे स्मॉल जी से लिखते हैं, जो स्मॉल जी का मान होता है, वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो इस बात को याद रखना, जी का मान जो होता है वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकल लगाने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानना जरूरी है, ठीक। तो जो जी का मान होता है, जी का वो कितना होता है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये जी का मान होता है। ये जो जी का मान है ये न्यूमेरिकल में या तो दिया होता है या तो अपनी तरफ से यूज़ कर लिया जाता है, ठीक। गति के जो गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए थे, उसके न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लोगों को ग्रेविटी के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में क्यों जानना आवश्यक है, क्योंकि उसके साथ हम जो ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकेंगे। तो इसलिए हम फार्मूला को अभी समझते हैं, इसके जितने फार्मूले हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं। उसके बाद जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर होगा तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण को हर चीज़ को हम लोग ढंग से समझेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करके पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, देखो दो कंडीशन में त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, एक होता है त्वरण, देखो त्वरण की कंडीशन कितनी होती है, जो त्वरण होता है, त्वरण इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये दो टाइप का होता है। जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अगर क्षैतिज में लगेगा, बात को समझिएगा, अगर यूं लगेगा क्षैतिज में, ठीक है ना, अगर क्षैतिज में लगता है तो इसे जो व्यक्त किया जाता है ना, इसे ए से व्यक्त किया जाता है। किससे, ए से व्यक्त किया जाता है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर लगता है उसे व्यक्त काहे से किया जाता है, जी से। काहे से, जी से। इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे रेखीय त्वरण कहते हैं।
बात समझ में है ना। इसे रेखीय त्वरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, मैंने क्या बताया कि जो क्षैतिज में होगा, जो क्षैतिज में होगा, क्षैतिज में त्वरण उसे कहाँ से व्यक्त करेंगे, ए से। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होगा त्वरण में, जो त्वरण होगा उसे हम कहाँ से लिखेंगे, जी से लिखेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और समझना, अगर ये कंडीशन, अगर किसी वस्तु को विस्थापित करने, ये कोई वस्तु किसी वेग से जा रही है, अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, तो जी जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगी तो क्या होगा, वो त्वरण ऋणात्मक होगा। अच्छा, अब इस बात को समझ गए, ठीक है ना। अगर ऊपर और नीचे किसी वस्तु को फेंका जाता है या वस्तु गिराई जाती है तो वहाँ पर जी लगेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। अगर कोई चीज़ क्षैतिज में गति कर रही है तो वहाँ एक्सीलरेशन कौन लगेगा, ए लगेगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। और अगर ये गति के दिशा में होगा, ठीक है ना, गति की दिशा में विस्थापन की दिशा अगर एक होगी, मतलब अगर वो एक डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा तो धनात्मक लिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऋणात्मक लिया जाएगा। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। जब भी ऊपर की ओर जाएगा गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लिया जाएगा, नीचे की ओर लिया जाएगा तब भी ऋणात्मक लिया जाएगा। लेकिन धनात्मक की कंडीशन क्या होती है, देखना धनात्मक की कंडीशन क्या होती है। ये तो हम समझ गए ना कि अगर ऊपर नीचे किसी वस्तु को फेंकी जाती है तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी लेंगे, अगर क्षैतिज में कोई चीज़ है तो उसे हम वहाँ क्या लेंगे, ए लेंगे। इतनी बात समझ में तुम्हारी आगे हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे समझो, जो हम कह रहे हैं उस समझने की कोशिश करो, है ना। ये हम लोग समझ गए क्या है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, मैं मानता हूँ ये एक पृथ्वी है, ठीक है ना, मान लेता हूँ, ठीक है ना, पृथ्वी है। आप समझना, इसके आप जैसे ही ऊपर जाएंगे, देखिएगा कंडीशन को समझिएगा, ऊपर जैसे ही जाते रहेंगे तो जो त्वरण होगा ना, मेरी बात को समझिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, त्वरण का मान जो होगा ना वो घटता रहेगा। क्या रहेगा, वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाएंगे त्वरण का मान घटेगा। एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं यानी गहराई में आते हैं तब भी जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान फिर भी घटता है। लेकिन कंडीशन यहाँ समझना, न्यूमेरिकल की कंडीशन जो होती है उसमें न्यूमेरिकल की कंडीशन देखो बताया क्या जाता है। जो बुद्धिजीवी हैं वो भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, देखो सब समझाते हैं कि पृथ्वी के सरफेस से, आप ध्यान दीजिएगा, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगी। ध्यान दो, अगर हम लोग इस सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटेगा। अगर हम लोग गहराई में जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। इन दोनों कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात सोचो तुम जरा सा, इतनी बात समझ में आई ना कि अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो घटेगा, मतलब ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। लेकिन कंडीशन समझिए, न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये यूज नहीं होगा। बात को समझिए, देखो हम लोग कहाँ खड़े हैं, पृथ्वी के सरफेस पे हैं, जहाँ भी खड़े हुए हैं। देखो ना, समझना भाई, जो कंडीशन समझाई जाती हैं, जो कंडीशन पढ़ाई जाती हैं, वो यही पढ़ाई जाती हैं कि अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, अगर गहराई में जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, दोनों में कमी होती है। और एक पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो त्वरण होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो 0 होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, सपोज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, मैं खड़ा हूँ, मैं किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ये सरफेस है मान लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ किसी वस्तु को, आधार से ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ये धीरे धीरे जाएगी, ऊपर जाएगी, और एक कंडीशन इसकी ऐसी आ जाएगी कि ये वस्तु वहीं रुक जाएगी। समझना बात को, ठीक है ना, समझना। जैसे यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है ना, आप समझो, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है ना, यहाँ से आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो वस्तु जाएगी और यहाँ पर वो वस्तु क्या हो जाएगी, यहाँ भी उस वस्तु का वेग जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। यहाँ से आप प्रारंभिक वेग देंगे, जो भी प्रारंभिक वेग देंगे, लेकिन यहाँ पर जो v होगा, अंतिम वेग होगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर किसी वस्तु को फेंका गया तो उसका जो अंतिम वेग हुआ वो 0 हो गया। 0 होने का मतलब है यहाँ एक्सेलरेशन का काम खत्म हो गया। यानी ऊपर जो वस्तु फेंकी गई, ऊपर मैंने ऊर्ध्वाधर बताया तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण काम करता है, बताया ना। जब भी उस वस्तु को फेंका गया तो वो वस्तु निरंतर अपने वेग में वृद्धि, जिस वेग से आप फेंकोगे वेग में वृद्धि कर रही होगी या कमी कर रही होगी। लेकिन ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, घटेगा, गुरुत्वाकर्षण घटेगा। वो वस्तु यहाँ आई, सपोज दैट मैं किसी वस्तु को फेंक देता हूँ, किसी भी, वो यहाँ पे वस्तु है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, ये वस्तु है, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तु है। यहाँ पे मैंने फेंका, इसका जो वेग है ना वो 0 हो गया, इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते उसका वेग निरंतर घटता रहेगा। वेग घटेगा तो त्वरण भी तो घटेगा, है ना। इसका मतलब है त्वरण और मंदन 2 कंडीशन होते हैं। एक त्वरण वो होता है जो वेग में वृद्धि करता है, ठीक है ना, त्वरण कहते हैं। मंदन किसे कहते हैं, वेग में कमी करता है। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, वेग में कमी करेगा। यानी किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, सरफेस पे, यहाँ पे खड़े हो आप, सोचो आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, जैसे ही फेंकोगे वो वस्तु यहाँ पे जाके रुक जाएगी। मतलब एक निश्चित स्थान होगा, वो वहाँ पर वस्तु रुक जाएगी। रुक जाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब उसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वहाँ मंदन हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी त्वरण में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यानी किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे, है ना, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, घटता रहेगा, जी घटेगा। अच्छा आप सोचो, अब ये वाली वस्तु ना जो आपने ऊपर फेंकी थी, अब ये वाली वस्तु ना नीचे की ओर आ रही है नीचे की ओर, ध्यान देना। अब ये वस्तु नीचे की ओर आ रही है। ये वस्तु जब नीचे की ओर आ रही है तो आपने फेंका था, ये निरंतर यहाँ से वापस आ रही है, निरंतर नीचे की ओर फुल रफ्तार के साथ आ रही है, नीचे सर आ रही है, नीचे तेजी के साथ नीचे आ रही है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि वस्तु का वेग अधिकतम क्या होगा, इस सरफेस से थोड़ा ऊपर यहाँ पर वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। मैंने बताया था कि वस्तु का वेग जब ऊपर की ओर हम फेंकेंगे किसी वस्तु का, तो उस वस्तु का वेग इस सरफेस से जहाँ आप खड़े हो उसका वेग अधिकतम इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा वेग होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, यहाँ वेग तो 0 हो रहा था, यानी वेग में कमी हो रही थी, इसका मतलब मंदन की कंडीशन थी। वेग तो जो त्वरण था, गुरुत्वीय त्वरण निरंतर घटता चला जा रहा था, इसलिए वस्तु का वेग क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ वेग अधिकतम है। अच्छा ये बताओ, वस्तु जो पृथ्वी है, वस्तु खींच रही है तेजी के साथ, अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है, ठीक है ना, त्वरण लग रहा है। जब वेग यहाँ अधिकतम इस बिंदु पर है तो तुम सोचो कि इसका मान त्वरण अधिकतम, यहाँ से जैसे ही नीचे वस्तु आ रही है गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं सरफेस से, जहाँ खड़े हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो त्वरण क्या होगा, जी क्या होगा। अगर सरफेस से जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो जी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बात को समझे ना। और जैसे जैसे वो वस्तु नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पर जी क्या होता रहेगा, यहाँ पर जी ऊपर की ओर जाने पर जी क्या रहेगा, घटता रहेगा। बात समझ में आई ना। वस्तु की कंडीशन आप समझिएगा, मैंने ये समझाया है कि वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही है इसका मतलब उसका त्वरण क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। बात समझ में आई। अब यही वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बात को समझना, नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, बढ़ता चला जा रहा है, धनात्मक होता चला जा रहा है। यहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है, ऋणात्मक, यहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, और यहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। अब यहाँ आप कहने लगो कि ऊपर और नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, तो यहाँ ये कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन यहाँ इस सरफेस पे होती है, जब गहराई पर जाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, जब ऊंचाई पर जाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दोनों कंडीशन पे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बट ये कंडीशन हम लोग गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है ना। हम लोग इसको गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कंडीशन कैसे होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन, अगर आप इस सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो G- होगा। लेकिन वस्तु जैसे ही नीचे की ओर आएगी, फुल रफ्तार के साथ नीचे की ओर आएगी, इसका मतलब उसका त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, धनात्मक लिया जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो त्वरण ऋणात्मक लेंगे, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जा रही है तो तुरंत धनात्मक होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझो, कुछ चीज़ें समझते चलो, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। समझो, देखो समझने की कोशिश करो। देखो मैं समझाता हूँ, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सिर्फ आप समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि समझ जाओगे तो ठीक रहेगा, है ना। लिखने से कुछ नहीं, समझो जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। देखो, आप किसी वस्तु, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जाते जाते क्या होगा, उसका जो जी होगा, उसके जी के मान में क्या होगी, कमी होगी, माइनस। ठीक है ना। और वह वस्तु वापस जब नीचे की ओर आएगी तो जी क्या लिया जाएगा, क्या जाएगा, धनात्मक। ठीक है ना। ये कंडीशन आप समझ गए, जी नीचे की ओर आएगा तो क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। बात समझ में, ठीक है ना, धनात्मक लेंगे जी को हम। अच्छा देखो, पृथ्वी के केंद्र पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन गहराई पर जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ऊंचाई पर जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। मैं इस सरफेस से बता रहा हूँ आपको, आप वस्तु अगर फेंकते हैं तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। हाँ, जी को हम धनात्मक लेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, वस्तु का, ठीक है ना, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है, ये कंडीशन होगा। ये दोनों तो हम लोग समझ गए। अच्छा, यहाँ पर जाने पर इसका जो अंतिम वेग होगा v बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जो वेग आप देंगे 10 मीटर पर सेकंड का वेग देंगे या 20, 50, जितने भी आप देंगे, ठीक है ना। आप 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके, यहाँ पे वेग एक निश्चित स्थान पर ऊपर जाएगा, वेग क्या होगा, 0। उसके बाद वस्तु नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, फिर वेग यहाँ पर हो जाएगा वही। बात समझ रहे हो नहीं। फिर वेग अधिकतम होगा जैसे जैसे नीचे आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर की ओर अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो अब एक चीज़ बताओ, जो इसका विस्थापन है, इसका विस्थापन s है, वो क्या हो रहा है, बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ेगा। यार, ऊपर की ओर किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब वो वस्तु, ये वाली कंडीशन को समझना, ये वाली कंडीशन को, ठीक है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर कंडीशन में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कंडीशन लिखता हूँ, विस्थापन की कंडीशन समझना, ठीक है ना, समझ लो केवल। जब हम वस्तु को ऊपर की ओर लिखेंगे ना तो विस्थापन क्या होगा, s, वो बढ़ेगा, विस्थापन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी विस्थापन धनात्मक लिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, विस्थापन क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। लेकिन ये वस्तु जैसे जैसे नीचे आती चली, आप दिमाग लगाओ कि यहाँ से वस्तु ये नीचे आती चली जा रही है, वस्तु नीचे आ रही है, तो बताओ ये वस्तु नीचे चली आ रही है तो विस्थापन में क्या कर रही है, कमी कर रही है। विस्थापन में क्या कर रही है, कमी, यानी विस्थापन में कमी करती चली जा रही है। विस्थापन क्या होगा, घटेगा। वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। इस बात को सिर्फ समझ लीजिए कि विस्थापन जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो घटेगा, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया भी है कि यार आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को आपने फेंका, ठीक है ना, फिर उसी स्थान से वस्तु फिर वापस उसी स्थान पर आ गई तो विस्थापन क्या होगा, 0, कुछ नहीं हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब वस्तु को जितना ऊपर की ओर हम फेंकते रहेंगे विस्थापन बढ़ता चला जाएगा। वो वस्तु जैसे नीचे आती रहेगी विस्थापन क्या होगा, घटता चला जाएगा। बात समझ रहे हो, विस्थापन क्या होगा उसका, घटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर फेंकने पर विस्थापन बढ़ेगा, यानी धनात्मक लिया जाएगा। नीचे की ओर अगर वस्तु आती रहेगी तो विस्थापन क्या होगा, वस्तु का घटता चला जाएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। देखो, ये विस्थापन समझ गए आप, ठीक है ना, सिर्फ समझना है बात को, इतनी बात समझो, इतनी बात समझ गए आप, है ना। अब सुनो, बाकी लिखा आप लेना, नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है ना, आप बना लीजिए। मैं लिखूंगा नहीं इस पे ज़्यादा मात्रा में, आप नोट्स खुद बना लीजिए, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, समझने के बाद अपनी नोट्स बनाइए। कैसे, देखो ध्यान दो, अगर आपको नोट्स बनाना है तो समझिए। अब यहाँ आप सरफेस पे हो, यहाँ पे खड़े हो,
यहाँ से आपने एक वस्तु को फेंका, यहाँ से आपने एक वस्तु को फेंका, तो सबसे पहली बात त्वरण ऊपर जाएगा तो घटता चला जाएगा, वो वस्तु नीचे आएगी तो तुरंत बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, धनात्मक लिया जाएगा। ऊपर जाने पर त्वरण ऋणात्मक होगा, वस्तु नीचे आने पर त्वरण धनात्मक लिया जाएगा। बात समझो, ऊपर जाने पर त्वरण ऋणात्मक लिया जाएगा, नीचे आने पर वस्तु का त्वरण धनात्मक लिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, बात समझ आए। ऊपर जाने पर किसी वस्तु को ऊपर की ओर जैसे जैसे जा रही है उसका विस्थापन बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब विस्थापन धनात्मक लिया जाएगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आ रही है उसका विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा, लिया जाएगा, यानी घटेगा विस्थापन। ठीक है ना, बात समझो। यहाँ पर जाएगी तो मुख्य पॉइंट पर जो पहुँचेगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आपने फेंका है वस्तु को तो जिस भी वस्तु को फेंका है तो वो होगा u, क्योंकि प्रारंभिक वेग होगा, ये अंतिम वेग होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब मेरी बात अलग कंडीशन की है, ये समझ गए ना, है ना। विस्थापन की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि विस्थापन की कंडीशन क्या होगी, कैसे क्या होगा, ठीक है ना, आप समझा दिया। अब सुनो मेरी बात, देखो आपने इस वस्तु को समझना, देखो ध्यान दो मेरी बात को, गौर से सब सुनोगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आने वाला चैप्टर ये, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग कौन कौन से कंडीशन समझे, हम लोग समझे कि ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे ना तो जी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जी क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। बात समझ रहे हो? इतनी बात हम लोग समझ गए थे, ये सब समझ गए थे हम लोग, है ना। हम लोग कुछ अलग से समझ रहे थे, है ना। देखो आप अलग से समझते हैं, कोई मीनार है, क्या है ये, एक मीनार है, जो भी है ये समझने की कोशिश करिएगा, ये एक मीनार है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये एक ऐसे बना हुआ है, एक मीनार है, आप यहाँ पर हैं, समझने की कोशिश करो, ये सरफेस है, समझो। आपने यहाँ से ये वस्तु, यहाँ से वस्तु यहाँ से नीचे गिरा दी, फेंका नहीं है आपने, गिराया है। आपने वस्तु को यहाँ फेंका है, मैं आपको खड़ा ही कर देता हूँ यहाँ पर, समझो, यहाँ पर मैं आपको खड़ा कर देता हूँ, ये है आप, ठीक है, और ये मैंने आपको ये खड़ा कर दिया है। आप यहाँ पर एक वस्तु लिए हुए हैं, आप क्या करते हैं, वस्तु को छोड़ देते हैं, वस्तु को छोड़ देते हैं, फेंकते नहीं हैं, छोड़ दे। देखो फेंकने और छोड़ने में अंतर क्या होता है। फेंकने का मतलब ये होता है कि ये वस्तु है, हमने इसको फेंक दिया, ये किसी वस्तु को नीचे की ओर हमने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका का मतलब है जो हमने प्रारंभिक वेग दिया है उसको, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग जो u है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब उसको जो u है 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बल लगाकर उसको फेंका है नीचे की ओर। क्या किया, ऐसे फेंका है नीचे की ओर। जब नीचे की ओर किसी वस्तु को फेंकोगे, किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकोगे तो उसका u जो होगा, u कुछ दिया होगा, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकोगे, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आप फेंकोगे, ठीक है ना, फेंक दिया आपने, तो उसका u 0 नहीं होगा, उसका u 10 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने किसी वस्तु को विरामा से छोड़ दिया है, विरामा से किसी वस्तु को यहाँ से ऊपर से नीचे छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आपने अगर यहाँ से इसको 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका है, समझ रहे, यहाँ से अगर आपने वस्तु को क्या किया है, फेंका है, फेंका है। फेंकने कंडीशन देखो, फेंकने कंडीशन यूँ होती, ऐसे ऐसे आपने वस्तु को क्या किया, नीचे की ओर ऐसे फेंक दिया। ऐसे आपने जैसे फेंका तो यहाँ से जब फेंका तो उसका जो वेग होगा, कितना भी होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये जितने भी वेग से आपने फेंका, तो अगर आपने फेंका तो जो u होगा, वो u बराबर लिया जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने वस्तु को फेंका नहीं है, आपने वस्तु को यहाँ से छोड़ दिया है, ऐसे किया है आपने, वस्तु को क्या किया है, ऐसे ऐसे आप था, आपने बल नहीं लगाया, छोड़ दिया है, सिर्फ क्या किया है, छोड़ दिया है, सिर्फ यहाँ से छोड़ दिया है, इसलिए u बराबर 0 होगा, u बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अगर फेंकोगे तो उसका एक वेग होगा जिसे प्रारंभिक वेग कहेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना, कि वस्तु को इतने वेग से मीनार की चोटी से फेंका जाता है,
फेंका जाता है तो u बराबर वो लिया जाएगा वेग 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, 50, 100, 150 जो भी दिया होगा वो दिया होगा, उस पे दिया होगा। लेकिन कहा जाए कि वस्तु को एक मीनार की चोटी से छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, या छत से छोड़ दिया जाता है ना, ये किसी टावर से छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, इसका मतलब u बराबर उसका क्या है, 0 है, ठीक है ना। बात समझ में आई है? अब नहीं समझ में आई? अगर तुमका अब नहीं समझ में आई तो फिर नहीं समझ में आएगी तुम्हारे, है ना। हाँ, ऐसे आएगी समझ में, कोशिश करो समझने की तो समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि आपको समझ में आ जाए, ये कंडीशन समझ में आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया? अच्छा चल, तो चलिए हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूले लिख लेते हैं। देखो गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूले, एक फार्मूला था v बराबर, जो पहला फार्मूला था v बराबर कौन सा था, u प्लस ए टी, यानी प्लस माइनस जी टी, क्योंकि हम लोग धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं। और एक था कौन सा, v स्क्वायर बराबर यस बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में भी g होगा माइनस में भी होगा। एक था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, यानी तो gs हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये फार्मूले हैं जो गुरुत्वीय त्वरण के हैं। किसके हैं? जिसमें क्या है, g, मतलब 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो मान होगा वो रखा जाएगा, ठीक है ना। सवाल को, क्वेश्चन को हम लोग जी को धनात्मक ऋणात्मक करके लगा सकते हैं, लेकिन जी को धनात्मक ऋणात्मक करके सवाल लगाइए, आसानी सवाल लग जाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, 20 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है, कार का त्वरण क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या कह रही है कि एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो सबसे पहले तो हम लोग डेटा गिवन लिख लें, ठीक है। बस एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखा जाता है, डेटा गिवन क्या है, डायरेक्टली आप ए देखो, जी देखो, या फिर त्वरण जो अगर जी दिया हुआ, ए दिया हुआ, एस दिया हुआ, टी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है ना, वेग देखो या क्या क्या दिया हुआ देखो, डायरेक्टली फार्मूले में रखो, सवाल को हल करो, इतना टाइम वहाँ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे है, हम आपको समझा देते हैं एक एक चीज़ को। वो क्या है, कार जो है विराम से चलना प्रारंभ, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, ध्यान देना, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0। विराम से चलना प्रारंभ करते, तो प्रारंभ में तो 0 ही थी, विराम से चलना प्रारंभ करती है, चलती है 20 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। 20 सेकेंड में उसका जो उसका टाइम दिया हुआ टी, वो कितना दिया हुआ है, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड, बात को समझिएगा, 20 सेकेंड में। एक से एक बढ़िया सवाल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, नॉर्मल सवाल लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ सवाल लगाते हैं, लगाने की कोशिश सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है ना। 20 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त करती है वो, 20 सेकेंड में वेग प्राप्त करती है, 20 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है, 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है, ठीक है ना, 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। कार का त्वरण बताओ, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई कार है विराम से चलना प्रारंभ करती है, 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड जब बीत जाते हैं तो वो 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है, 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कार दौड़ने लगती है, ठीक है ना। अब उसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि पर सेकेंड वो कितना वेग को बढ़ा रहा है, एक्सीलरेशन। अच्छा, वी यू दिया, टी दिया, वी दिया, ए दिया, तो कौन सा फार्मूला लग सकता है, ज़रा फार्मूला बताओ, कौन सा फार्मूला लग सकता है ना। कम से कम बता नहीं पा रहे हो तो कम से कम वहीं जहाँ बैठे हो वहीं से आप फार्मूला याद कर सकते हो कि क्या है, अपने मन ही में, हाँ, सोच सकते हो। तो कौन सा लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी, बात समझ रहे हो, क्योंकि वेग इतना प्राप्त कर लिया है, धनात्मक लिया जा सकता है। तो देखना v कितना है 60, u कितना है 0, ए ज्ञात करना है, t 20 सेकेंड बाद, बात नहीं समझ में आई। अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होगा, यानी 20a इज इक्वस टू 60, तो a इज इक्वस टू कितना, ये 60 बाई कितना 20,
0 0 का 2 3 6, यानी ए बराबर कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में ये नहीं आई क्या? यानी उसका जो त्वरण है वो पर सेकेंड कितना बढ़ता है 3 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है, यही त्वरण पूछ रहा है वो। बात समझ रहे हो नहीं? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बस 60 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, वह 20 सेकेंड बाद रुक जाती है, तो उसका मंदन क्या होगा? एक बस 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, एक बस है जिसकी चाल क्या है 60 मीटर पर सेकेंड है, मतलब चाल से वो चल ही रही है। आपने उस बस को चलते हुए 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से देखा है, चाल से देखा है। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या है u बराबर, उसका u बराबर वेग है वो कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा, u है वो है 60 मीटर पर सेकेंड, बात को समझिएगा। अब देखिए 60 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही है, वह 20 सेकेंड बाद रुक जाती है। 20 सेकेंड यानी टाइम है दिया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है ना। और 20 देखो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो चल रही है, ठीक है ना, लेकिन 20 सेकेंड के बाद वो क्या होती है रुक जाती है। इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो गया 0, v बराबर क्या हो गया 0 हो गया। बात समझे? तो अब उसका त्वरण बताना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब वही फार्मूला नहीं लगेगा क्या इसमें है, v बराबर u प्लस ए टी का, u प्लस ए टी लगेगा ना। ध्यान दो, देखो v कितना 0 हो जाता है, u कितना 60 से चल रही है, प्लस a इंटू टी, टी मतलब कितना 20 है, 20 ले लिया, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो, कितना इसको इधर ले आओ तो -20a हो जाएगा बराबर 60, इधर धन इधर ऋण हो जाएगा ना। यहाँ देखो ध्यान दो 0 0 कट जाएगा, यहाँ से ये तो a बराबर 2 3 6 3 माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा दिमाग लगाओ, -3 काहे आ रहा? माइनस में 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मंदन बताना है, ठीक है ना, उसका मंदन बताना है। इसका मतलब रुक जाती है तो मंदन पे है का, बस क्या है मंदन पे है। वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 3 मीटर पर सेकेंड के वेग को निरंतर कम करती जा रही है, इसीलिए वो बस क्या हो जाती है रुक जाती है। बात समझ में है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, यदि उसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 5 सेकेंड बाद वह कितना विस्थापित होगी, ठीक है। कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो पहले ने बोल दिया कि विराम से, तो u बराबर 0, विराम से चलना प्रारंभ करती है। फिर क्वेश्चन बोला कि यदि उसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका त्वरण a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण कह दिया, त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 5 सेकेंड के बाद वह कितना विस्थापित होगी। तो 5 सेकेंड के बाद मतलब टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, बात समझ में आ गई ना। 5 सेकेंड के बाद कितना विस्थापित होगी, यानी विस्थापन क्वेश्चन मार्क है, विस्थापन ज्ञात करना कि 5 सेकेंड के बाद वो कितना विस्थापित होगी। कोई वस्तु है, एक वस्तु है, वो विराम से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर 0। फिर कहती है कि उसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब पर सेकेंड में वो वेग कितना बढ़ा देती है 10 मीटर। बात समझ रहे हो, एक सेकेंड में 10 मीटर एक्सीलरेशन है उसका। 5 सेकेंड बाद टाइम कितना है 5 सेकेंड, कह रहा कि दूरी विस्थापन बताओ कितना ज़्यादा दूर विस्थापन तय कर चुकी होगी वो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो सवाल देखो, फार्मूला क्या लगेगा अगर s दिया है। देखो एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है ना, यहाँ पे आपको टाइम में दिया गया है, याद करो कौन सा फार्मूला लग सकता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा है यस बराबर ut प्लस हाफ at², नहीं पढ़े क्या, s बराबर u कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1/2 इंटू a कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इंटू t² 5 25 हो जाएगा, वर्क करोगे ना तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा तो 5 10। अच्छा तो s बराबर कितना आ जाएगा 125 का मीटर, नहीं बात समझ में आएगा, 125 मीटर विस्थापित हो जाएगी वो। कितना विस्थापित होगी वो 125 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दी हुई जितनी चीज़ें थी सब इसमें मैच कर रही थी, ठीक है ना। उसी फार्मूले को हमको लगाना है जो यहाँ पे मैच करता हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, उस वस्तु को रोकने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, तो वह कितनी दूरी जाकर रुक जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन को, कितनी दूरी जाकर रुक जाएगी। देखो ध्यान दो, कह रहा है किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेग उसका 10 मीटर पर सेकेंड है, किसी वस्तु का वेग है तो u है, इसका मतलब हाय वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपने उसे देखा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो u बराबर क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। u और v कैसे लिया जाएगा मैंने इसको पहले दूसरे वीडियो में समझाया, जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। उस वस्तु को रोकने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। रोकने के लिए, आप दिमाग लगाओ, वस्तु को रोकने के लिए यानी त्वरण लगाया जा रहा है मगर रोकने के लिए, तो आप दिमाग लगाओ जो a लगाया जा रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगाया जा रहा है। ये त्वरण लगाया जा रहा है वस्तु को रोकने के लिए, यानी वस्तु रुकेगी, इसका मतलब मंदन की कंडीशन होगी, त्वरण ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक ले त्वरण को, दिक्कत नहीं ना कोई, त्वरण ऋणात्मक ले लिया। अच्छा आगे देखो, फिर कह रहा कि कितना कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, वह कितनी दूरी जाकर रुक जाएगी यानी v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो उसका विस्थापन पूछ रहा है, s बराबर उस क्वेश्चन मार्क है कितना विस्थापित होगी। अच्छा दिमाग लगाओ, ये फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा फार्मूला जो सेट हो सकता है। एक फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, नहीं है क्या ये वाला फार्मूला, ठीक है, याद होगा आपको। चलिए देखिए, v स्क्वायर तो 0 है, v स्क्वायर यहाँ कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब -5 इंटू s कितना विस्थापित होगी, समझ में बात आई। अच्छा यहाँ देखो, तो यहाँ पे तो 0 है, 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा -10s, इसको इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 10s बराबर 100 के हो जाएगा। तो s बराबर कितने को हो जाएगा 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी कितना विस्थापित होगी 10 मीटर विस्थापित होगी। कितनी दूरी जाकर रुक जाएगी 10 मीटर जाकर रुक जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। चलो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है मतलब u बराबर 0, विराम से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर क्या 0, विराम से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण जो है उसका वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बात समझ गए, स्क्वायर है। 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसका वेग जो होगा वो कितना होगा, ये है ना। इसमें फार्मूला तो नॉर्मली वाला लग सकता है यार, v बराबर u प्लस AT लगाओ आराम से। तो क्या वेग पूछा है, u कितना है 0 प्लस a कितना दिया हुआ है 5 दिया, t कितना है 5, ठीक है ना। तो वेग कितना हो जाएगा उसका 25 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा आपका। नई बात समझ में आएगा, एकदम नॉर्मल है। विराम से चलना वस्तु प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहा है कि 5 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, तो 5 सेकेंड में वेग पूछ रहा है, तो v बराबर u प्लस AT, u कितना है 0 और a का मान कितना है 5, t का मान कितना है 5, v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से। ध्यान देना, यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर, तो g क्या होगा, ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। ऊपर की ओर ऋणात्मक होगा, वेग घटता चला जाएगा, ठीक है ना। नीचे की ओर आएगा तो g धनात्मक होगा, वेग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने ये बता रखा है आपको, ये समझ गए आप, ठीक है ना। तो उसको कितने वेग से फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उसको प्रारंभ में जो वेग दिया गया, उसको जो प्रारंभ में वेग दिया गया वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया। प्रारंभ में जो वेग दिया गया वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया, सेकेंड के वेग से फेंका जाता है।
तो 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड करा कि 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड बीत जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये पूछा है। 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, g बराबर कितना है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्म, गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में हम लोग लगाएंगे ये g 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, ले लिया हमने। अच्छा ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में हम लोग ले ऊपर की ओर फेंका जाता है, g ऋणात्मक लिया जाएगा सबसे पहले ये, तो फार्मूला क्या लेंगे हम लोग, फॉर्म लगेंगे v बराबर u माइनस जी टी, u प्लस ए टी होता है तो u माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, तो वेग हम लोग बता देंगे, तो v बराबर कितना होगा, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस g कितना है 10 इंटू टी 1, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 और में 10 घटा दो तो वेग कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देख लो, प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऊपर की ओर फेंका जा रहा है निरंतर, तो वेग घटेगा, वस्तु का वेग घटेगा, तो कितना 1 सेकेंड बाद कितना घट गया, क्योंकि g कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेग कितना घट गया 10 घट गया, इसीलिए तो कितना बचा वेग 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसलिए ऊपर की ओर जाएगा तो त्वरण हम लोग ऋणात्मक, नीचे की ओर वस्तु आएगी तो त्वरण धनात्मक लेंगे। यहाँ ऋणात्मक क्यों लिया गया, क्योंकि वस्तु को ऐसे फेंका गया, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। v बराबर u माइनस जी टी, प्लस माइनस जी टी होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस जी टी क्यों लिए, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो v बराबर u 20 मीटर पर सेकेंड का वेग था, माइनस g कितना था 10, और 1 सेकेंड बाद उसका वेग बताना था, तो 1 सेकेंड बाद उसका वेग कितना बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड बचेगा, ठीक है ना। ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। दोस्तों हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पढ़े, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हमने बताए और कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी लगाए, ठीक है ना। वैसे ये न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं, ये जो 2-4 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं, ठीक है, इससे आगे और भी हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल के हर कॉन्सेप्ट को, तो हम लोग अगले वीडियो में फिर से न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप इसको रिवाइज भी करिए, ठीक है ना, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ने की कोशिश करिए, हर फैक्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।